नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जन जन का बजट यानी देश का आम बजट कितना आम होगा, कितना खास होगा, इस बात का इंतजार तो हम सभी को रहता है। अर्थशास्त्री तमाम तरह की संभावनाओं का जिक्र करते हैं, मंथनों का दौर चलता है, तमाम कागजों और आंकड़ों से माथापच्ची के बाद एक पूरी गुप्त प्रक्रिया से गुजरकर तैयार होता है देश का आम बजट। इसलिए इसको बनाना इतना आसान नहीं होता। हमारे देश में बजट का इतिहास 150 साल पुराना है। बदलते दौर के साथ इस वार्षिक वित्तीय विवरण में बड़े बदलाव भी आए हैं। इतने सालों में ऐसे तमाम फैसले लिए गए हैं जिन्होंने देश की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। अर्थनीतियां ऐसी जिन्होंने भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं देश के आम बजट की। जानेंगे कैसे हुआ रेल बजट का आम बजट में विलय, समझेंगे कैसे बनता है बजट और क्या है इसका इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। केंद्रीय बजट, जिसे हम आम बजट भी कहते हैं, उसमें सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बॉजेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बटुआ या थैली। जिस तरह से हम अपने खर्चे के लिए बजट बनाते हैं, उसी तरह से सरकार भी अपने खर्च आय व्यय का लेखा जोखा बनाती है। आम भाषा में आने वाले साल के लिए कमाई और खर्च की योजना को ही बजट कहते हैं। देश के बजट यानी केंद्रीय बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है और इसके साथ ही ये भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी। बजट एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। इसमें पिछले एक साल का ब्यौरा शामिल किया जाता है। इसके अलावा सरकार अगले वर्ष किस मद में कितना खर्च करेगी, इसकी जानकारी भी बजट में होती है। इसमें भावी योजनाओं का भी जिक्र होता है। दरअसल बजट को गौर से देखने पर यह साफ होता है कि इसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं। जो सरकार का जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर माने लेखा जोखा जो होता है और कितना रेवेन्यू आ रहा है टैक्सेस के रूप में या बाकी डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह इश्यूज में या इन्वेस्टमेंट में जो भी सरकार का जो इनकम है वो और जो एक्सपेंडिचर जो है वो सब इसमें बजट में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कभी किसी फैमिली बजट में होता है। भारत के संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। बोलचाल की भाषा में जिसे हम आम बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं, उसे संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। केंद्रीय बजट में मुख्य तौर से 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। ये दस्तावेज हैं वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय कथन, बजट का सार, वित्त विधेयक, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय और अनुदान की मांग। हमारे संविधान में बजट का जिक्र नहीं किया है। वर्ड बजट इज़ नॉट मेंशन्ड। उन्होंने उसमें यही लिखा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में ले डाउन करना है सरकार को। ये आर्टिकल 112 है। फिर 113 आर्टिकल में है कि क्या चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है और क्या वोटेड एक्सपेंडिचर है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर वो है जिसको कि वोट नहीं किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति जी का सैलरी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस के सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह। इसमें वोटिंग नहीं किया जाता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हर सेक्टर के लिए आवंटन का मोटे तौर पर जिक्र होता है,
इसके लिए सरकार की नई योजनाओं का ऐलान होता है। इसके साथ ही नीतिगत प्राथमिकताओं का पता चलता है। पार्ट बी में सरकार के खर्च के लिए पैसा जुटाने के लिए टैक्स से जुड़े प्रस्ताव होते हैं, यानी आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है। इसमें आने वाले साल के लिए कर प्रस्तावों का ब्यौरा पेश किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में क्या है आपके पास, तो एक होता है कि बजट एट ए ग्लांस। बजट एट ए ग्लांस में पूरा बजट का नंबर्स जो है कंसाइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में। उसमें क्या होता है, जैसे आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, पिछले साल कितना था, फाइनल फिगर्स माने 2019 एंड 20 का कितना है, और 21 और 20 और 21 के लिए कितना हो सकता है रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, या कहाँ कहाँ कितना पैसे खर्च करना चाहता है। केंद्रीय बजट को लोकसभा में 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से शाम 5 बजे पेश किया जाता था। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा। उस साल पहली बार सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। 2017 के पहले ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। साल 2017 से रेल बजट को भी आम बजट में ही मिला लिया गया और रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया गया। बजट पेश करने की प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हैं। बजट भाषण के पढ़े जाने के बाद बजट उपायों पर एक आम चर्चा होती है। बहस में हिस्सा लेने वाले सदस्य बजट के प्रस्तावों और नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस आम चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही आमतौर पर कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान विभागों की स्थायी समितियां मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों का विस्तार से अध्ययन करती हैं। इन्हें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान मांग कहा जाता है। समितियां इसके बाद हर एक मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपनी रिपोर्ट जमा करती हैं। समितियों की रिपोर्ट जमा कर देने के बाद इन अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा और वोटिंग होती है। बजट पास होने की अंतिम तारीख तक जिन डिमांड्स पर वोटिंग नहीं हो पाती है, उन सभी पर एक साथ वोटिंग हो जाती है। अनुदान मांगों को एप्रोप्रिएशन बिल में समाहित किया जाता है। इसे संसद से पास किया जाना जरूरी है, तभी सरकार द्वारा पारित खर्चों के लिए कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से रकम की निकासी हो सकती है। अंत में फाइनेंस बिल पर वोटिंग होती है। फाइनेंस बिल के पास होने के साथ बजटीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। बजट का मकसद देश की अर्थनीति को एक दिशा देना होता है। आमदनी और खर्च की योजना बनाकर आर्थिक हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है। बजट का मकसद सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करने के साथ ही विकास कार्यों को गति देना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और गोपनीय होती है। केंद्रीय बजट की तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो जाती है। वित्त मामलों के जानकारों के साथ कई दौर की बैठकें, मंथन और सलाह मशवरा के बाद बजट तैयार किया जाता है। आइए बजट बनने की पूरी प्रक्रिया को इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। हर साल देश के हर नागरिक को इंतजार रहता है आम बजट का। वित्त मंत्री के पिटारे से आम लोगों के लिए राहत है या कोई कड़वी घुट्टी, ये जानने की उत्सुकता हर किसी को होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है बजट बनने की प्रक्रिया। आमतौर पर फरवरी में आने वाले बजट की तैयारी सितंबर महीने से ही शुरू हो जाती है। 5 महीनों में वित्त मंत्रालय कई प्रक्रियाओं से गुजरकर तैयार करता है पूरे देश के लिए आम बजट। बजट बनाने की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीजन पर बजट को बनाने की जिम्मेदारी होती है और ये डिवीजन नोडल एजेंसी होता है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। एक सर्कुलर सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को भेजा जाता है।
दरअसल इस सर्कुलर के जरिए सभी मंत्रालयों और विभागों के खर्च, विशेष परियोजनाएं और फंड्स की जरूरत का ब्यौरा मांगा जाता है। मंत्रालय अपनी अपनी मांगों से वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हैं। बजट का स्ट्रक्चर तैयार करने में ये सभी जानकारी बहुत जरूरी होती है, जिनका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। बजट बनाने का करीब समझिए कि 5 स्टेजेस होते हैं। पहला तो है इनिशिएशन, जो शुरू होता है करीब अगस्त सितंबर में, जबकि एक बजट सर्कुलर इशू किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, सब मिनिस्ट्रीज़ के पास जाता है। उस सर्कुलर में डिटेल्स रहते हैं कि कैसे आपको रेवेन्यू आपको एस्टिमेट कैसे करना है, एक्सपेंडिचर आपको कितना तक अलाउ हो सकता है, तो वो सारा डिटेल्स रहते हैं। करीब 100-150 पन्ने का वो सर्कुलर रहता है। बजट बनाने में जिस मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें से एक टैक्स है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवंबर से ही रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों, किसान समूहों और ट्रेड यूनियनों के साथ कई बैठकें कर विचार विमर्श करते हैं। इसी दौरान सभी मिलकर टैक्स छूट पर भी बहस करते हैं, जिससे बजट बनाने का काम आसान हो सके। इसके अलावा बजट पर वित्त मंत्रालय की नियमित बैठकों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव, संयुक्त सचिव समेत वित्त विभाग के तमाम महत्वपूर्ण सचिवों और सभी केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग किसान, कारोबारी, FII, अर्थशास्त्री और सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों के साथ बैठक करते हैं। बैठकें पूरी होने के बाद वित्त मंत्री को बजट पर मिलने वाली योजनाओं और खर्चों के सुझाव व्यय विभाग को भेजे जाते हैं। वही टैक्स संबंधित सुझाव टैक्स रिसर्च यूनिट यानी TRU को भेजे जाते हैं। इसके साथ ही बजट में किन प्रस्तावों को शामिल करना है और किसे नामंजूर करना है, ये तय कर लिया जाता है। मंत्रालय अपना बहुत सारा स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं। स्टेक होल्डर्स माने इकोनॉमिस्ट हो सकता है, या उद्योगपति हो सकता है, या फार्मर्स का ग्रुप्स हो सकता है, इवन पत्रकार लोगों से भी बात करते हैं, कि सीनियर जर्नलिस्ट से बात करते हैं कि भाई आप लोगों का क्या राय है, क्या करना चाहिए बजट में। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चिट्ठी लिखा जाता है कि भाई बजट में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि अब GST तो स्टेट्स और सेंटर मिलकर इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स भी अपना इनपुट्स देते हैं। सभी प्रस्तावों को शामिल करने के बाद बजट का ब्लू शीट तैयार किया जाता है। ब्लू प्रिंट एक नीले रंग का कागजात होता है, जिसके अंदर तैयार हो चुके बजट के सभी दस्तावेजों के मुख्य बिंदु होते हैं। इन दस्तावेजों को वित्त मंत्री भी अपने पास नहीं रख सकते। इन दस्तावेजों को केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी की कस्टडी में रखा जाता है। पहले ब्लू शीट ड्राफ्ट को बजट के कुछ हफ्ते पहले तैयार किया जाता है, जिसमें बजट प्रपोजल और सरकार के वार्षिक खर्च का ब्यौरा होता है। सब कुछ तय होने के बाद बजट में टैक्स प्रस्तावों पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है और बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है। इसके बाद ही बजट को फाइनल समझा जाता है, यानी इसे छपने के लिए भेजा जा सकता है। बजट के पेश होने तक इसे गोपनीय रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए हलवा सेरेमनी के बाद छपाई के लिए अधिकारी दुनिया से कट जाते हैं। इस सेरेमनी के बाद बजट के डॉक्यूमेंट्स की आधिकारिक छपाई का काम शुरू हो जाता है। बजट का प्रिंटिंग नॉर्थ ब्लॉक में ही किया जाता है, जहां बजट के डॉक्यूमेंट की छपाई के वक्त वित्त मंत्रालय के करीब 100 अधिकारियों को 10 दिन के लिए नॉर्थ ब्लॉक में एक बेसमेंट में ही रहना पड़ता है। हलवा सेरेमनी के बाद ये अधिकारी अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाते। इनिशिएशन के बाद वो प्रेपरेशन उस बेसिस पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है कि हर एक मिनिस्ट्री गैदर करते हैं कि उनको कितने पैसे आएंगे और वो उनका कितना खर्च होगा, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। तीसरा है वो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का, जो मैंने भी जिक्र किया कि 4-5 डॉक्यूमेंट जो कि स्टैट्यूटरी हैं, वो डॉक्यूमेंट्स फिर प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है प्रिंटिंग, कि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग होता है अपने नॉर्थ ब्लॉक में ही बेसमेंट में एक
प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पे प्रिंटिंग होता है। बजट बनाने की प्रक्रिया में सरकार की कोशिश होती है कि हर वर्ग के लोगों की रायशुमारी पर ध्यान दिया जाए। साथ ही सभी मंत्रालयों और विभागों की जरूरतों का भी ख्याल रखने की भरपूर कोशिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पहले दुनिया की सबसे बड़ी रेल सेवा के लिए बजट भी अलग से पेश किया जाता था, जिसे रेल मंत्री पेश करते थे। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रेल बजट अलग से पेश करने की जगह इसका आम बजट में विलय कर दिया गया। आइए जानते हैं रेल बजट के आम बजट में विलय की इस पूरी कहानी को। पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया। सितंबर 2016 में आम बजट में रेल बजट को मिलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रेल बजट को अलग से पेश करने की 92 साल की पुरानी परंपरा खत्म हो गई। रेल बजट का आम बजट में विलय के लिए राष्ट्रपति ने भारत सरकार कामकाज का आवंटन नियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके बाद वित्त वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में ही मिला दिया गया, यानी आखिरी बार अलग से रेल बजट 2016 में पेश किया गया। ये फैसला करते हुए कहा गया कि बजटीय सहायता के रूप में रेलवे को सरकार से वित्तीय मदद मिलती रहेगी। साथ ही रेलवे को हर साल सरकार को लाभांश भी नहीं देना पड़ेगा। रेल और आम बजट के विलय से रेलवे की स्वायत्तता पर असर नहीं पड़ने की भी बात कही गई। पहले तो रेल बजट अलग होता था और इसका वजह ये था कि रेल बजट का जो टोटल आउटले होता था वो जनरल बजट का करीब बराबर ही 85% जनरल बजट का आउटले का होता था, यानी कि बहुत बड़ा रेल बजट होता था। तो इसलिए वो ब्रिटिश देश से रेल बजट 1924 से अलग रहता था। तो लेकिन ये धीरे धीरे रेल बजट का इम्पोर्टेंस कम होते गया और जनरल बजट का इम्पोर्टेंस बढ़ता गया। तो जब इसीलिए 2017 से रेल बजट को मेन बजट में शामिल कर दिया गया है। इससे रेलवे मिनिस्ट्री को बहुत फ़ायदा है। भारत में 1860 से बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई। उस वक्त एक ही बजट पेश होता था और सभी विभाग का लेखा जोखा उसी के साथ आता था। लेकिन 1924 तक आते आते बजट में रेलवे की भागीदारी काफी बढ़ गई, जिसके बाद इसे आम बजट से अलग कर दिया गया। यानी भारत में अलग से रेल बजट की शुरुआत 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। 1921 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के चेयरमैन सर विलियम एकवर्थ ने रेलवे सिस्टम के लिए बेहतर प्रबंधन की जरूरत महसूस की। इसके बाद विलियम एकवर्थ की अगुवाई में 10 सदस्यों की एक समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की। एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर 1924 में अमल हुआ और रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। तर्क ये था कि अकेला रेल विभाग देश की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था। 1924 तक आम बजट में रेलवे की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा हो गई थी। जब इसे आम बजट से अलग किया गया, उस वक्त 75% सार्वजनिक यातायात और 90% माल ढुलाई में सबसे ज्यादा रेलवे का ही इस्तेमाल हो रहा था। 90 साल से भी ज्यादा सालों में परिस्थितियां बदलीं। धीरे धीरे आम बजट में रेलवे की हिस्सेदारी घटी और रक्षा सहित दूसरे विभागों का बजट बढ़ता गया। इसकी वजह से कई बार रेल बजट को आम बजट में मिलाने की मांग उठी। रेल बजट को आम बजट में मिलाना कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। सरकार ने कई कारणों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया। दरअसल ये नरेंद्र मोदी सरकार के शासन सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था। नीति आयोग के उस वक्त के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अलग से रेल बजट पेश करने की कवायद खत्म करने की सिफारिश की थी। इसके बाद अगस्त 2016 के दूसरे हफ्ते में बजट के विलय के लिए वित्त मंत्रालय ने 5 सदस्यों की एक समिति बना दी, जिसे 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।
समिति में रेल और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। दोनों मंत्रालय इस बात पर सहमत दिखे कि विलय से रेलवे को नुकसान नहीं बल्कि कई फायदे होंगे। रेल मंत्रालय हर बजट के समय कई राजनीतिक दबाव भी झेलता था, जिससे उसे छुटकारा मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के आम बजट पर देशवासियों की पैनी नजर रहती है। संसद में बजट पेश होने के बाद कई दिनों तक अधिकांश लोगों के बीच यही चर्चा होती है कि बजट में किसे आखिर क्या मिला। पर जिस बजट पर पूरे देश की निगाहें रहती हों, तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हमारे देश में बजट की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो आइए जानते हैं भारत में बजट के पूरे इतिहास को। भारत में सबसे पहले बजट पेश करने का श्रेय 1860 में तत्कालीन अंग्रेज फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन को जाता है। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में उन्होंने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट वायसरॉय की परिषद में पेश किया था। आजादी से ठीक पहले अंतरिम सरकार का पहला बजट मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान ने पेश किया था। यह बजट 9 अक्टूबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के लिए था। वहीं आजादी के बाद देश का पहला अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुगम शेट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई दूसरे वित्त मंत्री बने और उन्होंने 1949-50 का बजट पेश किया। इस बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया था। सी.डी. देशमुख ने देश की पहली चुनी हुई सरकार का बजट संसद में पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए 1958 में बजट पेश किया। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला बजट था वो नवंबर 26, 1947 को प्रेजेंट किया गया था और ये करीब 7.5 महीने का ये बजट था, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस तो अगस्त में हुआ, तो उसके 3 महीने के बाद ये बजट प्रेजेंटेशन हुआ और मार्च तक 7.5 महीने ही थे। तो ये 7.5 महीने का बजट का टोटल आउटले 1700 करोड़ का था। और ये आप अगर कंपेयर करें, जो लास्ट ईयर का बजट था हमारा देश का, वो करीब 27 लाख करोड़ का था। तो ये 27 लाख करोड़ आज का है और उन दिनों का बजट था 1700 करोड़। पहले सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही बजट तैयार होता था, लेकिन 1955-56 से बजट से जुड़े कागजातों को हिंदी में भी लिखा जाने लगा। 1964 और 1968 का आम बजट मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन में पेश किया। वे ऐसा करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री हैं। मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद 1970 का आम बजट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पेश किया। संसद में बजट पेश करने वाली वे एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। एक बारी 1947 में बजट कैसे प्रेजेंट होता था, पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव करता था, उसके बाद 5 बजे यहाँ इंडियन पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार 1947 में ये हुआ कि उन दिनों का ट्रेजरी सेक्रेटरी यूके में था हक डाल्टन है, बहुत फेमस ट्रेजरी सेक्रेटरी थे। उन्हें जो है पार्लियामेंट में जाते जाते कोई जर्नलिस्ट पूछता है कि भाई बजट में क्या होने वाला है। उसने बोलता है कि भाई भारत की टैक्सेस के बारे में ये हम सोच रहे हैं, उस हिसाब से हो जाना चाहिए। भारत और लंदन की टाइम डिफरेंस बहुत है और वो खबर जो है जर्नलिस्ट चला देते हैं कि न्यूज़ एजेंसी के द्वारा, और ये बड़ा स्कैंडल बन जाता है। इसकी वजह से यूके ट्रेजरी सेक्रेटरी जो डाल्टन साहब हैं वो रिजाइन करना पड़ता है। तो इसलिए तो बजट जो है बहुत सीक्रेटिव प्रोसेस है। बजट के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी दर्ज हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुए। 1957 में कांग्रेस सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णामाचारी ने बजट में आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने की घोषणा की
और निर्यातकों को सुरक्षा देने के नजरिए से एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के गठन का फैसला लिया। इसके अलावा वेल्थ टैक्स लगाया गया, एक्साइज को 400% तक बढ़ा दिया गया। एक्टिव इनकम यानी सैलरी और बिजनेस और पैसिव इनकम यानी ब्याज और भाड़ा, इन दोनों में फर्क करने की पहली कोशिश हुई। 1968 में वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से स्टैम्प की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया और उत्पादों के लिए स्वयं मूल्यांकन का सिस्टम तैयार किया गया, जो नियम आज भी जारी है। 1973 में वित्त मंत्री यशवंत राव चव्हाण ने सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय कॉपर कॉरपोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। बजट के इतिहास में वैश्विक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए फैसले लिए जाने लगे, जिसमें 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बजट में आर्थिक उदारीकरण के लिए रास्ते खोल दिए। आयात निर्यात पॉलिसी में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए और आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया गया और सीमा शुल्क 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। ये बजट इसलिए भी यादगार है क्योंकि मनमोहन सिंह ने सबसे लंबा बजट भाषण दिया। लेकिन अगर पैराग्राफ की संख्या के आधार पर देखें तो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2009 में दिया था। 1997 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कंपनियों के लिए टैक्स में बदलाव किया और वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम यानी VDIS लॉन्च की गई। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन अरुण जेटली पहले वित्त मंत्री बने जिन्होंने साल 2017 में आम बजट के साथ ही रेल बजट को पेश किया। वहीं निर्मला सीतारमण 2019-20 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था। उस समय वो देश की प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।